वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पे, और आज के दिन हम लोग सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पहले दो लेक्चर थे, फर्स्ट लेक्चर तो ज़्यादातर चैप्टर का ओवरव्यू था। उसके अंदर हमने सीखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, एंड दूसरी चीज़ हमने ये देखा था कि गुडविल क्या होता है और उसको किस रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, तो गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। मैं फिर एक बार आप लोग को याद दिला दूँ। आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड लेक्चर हुआ था कल के दिन, उसके अंदर हमने क्या क्या सारी चीज़ें देखी थी। तो उसके अंदर हमने शुरुआत में 3 जर्नल एंट्री सीखी थी। पहली जर्नल एंट्री जो थी वो इन रिलेशन टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस था, कि अगर एक न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो उसकी क्या एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री था जब एक न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर के आता है तो उसकी क्या एंट्री होगी। और थर्ड एंट्री जो कि हिडन एंट्री थी, मैंने आपको बोला था जब भी गुडविल कैश में आएगा तो वो एंट्री कंपलसरी है। जैसे ही गुडविल कैश में आएगा वो हिडन एंट्री अपने को पास करनी पड़ेगी। कहीं पर भी क्वेश्चन में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। वो एंट्री थी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे सम को सॉल्व करने के लिए। तो हमने देखा था पहला अकाउंट जो प्रिपेयर होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। सेकंड अकाउंट हमने जो देखा था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। थर्ड अकाउंट जो हमने देखा था वो कैश अकाउंट है। फोर्थ अकाउंट जो हमने देखा था वो गुडविल है, और एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ये फॉर्मेट रेडी कर दिया है। इसका इमेज मैं आपको पहले फॉरवर्ड कर दूंगा। सम स्टार्ट करने से पहले एग्जैक्टली ऐसा एक फॉर्मेट अपने बुक के अंदर रेडी करना। ये दो अकाउंट एक पेज पर होंगे, ठीक है, वन साइड पे। अब ये सब जो आप लिखोगे ना, ये आप आगे से लिखोगे। वो जो पेज पीछे छुटे हुए हैं उसको वैसे ही ब्लैंक रखना, हम लोग उसको भरेंगे। गुडविल रेस की एंट्री होगी उसके अंदर, या उसके अंदर कोई दूसरी चीजें लिखना होगा, हम लोग वहां पे वो लिखेंगे। अब यहाँ से सम शुरू हो रहा है, ये आगे से लिखते चले जाएंगे अपन लोग, और सम के बाद सम होता रहेगा। ठीक है, सम का क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना। हो सकता है हम लोग सम्स को आगे पीछे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एज पर न्यू टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट ने रिलीज की है। ठीक है, पुराने टेक्स्ट बुक के सम इसके लिए नहीं करना क्योंकि पुराने टेक्स्ट बुक के सम जो है उसके क्वेश्चन के लेवल थोड़े से है ना छोटे हैं। मतलब एज कंपेयर टू लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने हल्का सा लेवल बढ़ा दिया है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत हार्ड सम दे दिया है, ऐसे वाले भी सम थे, लेकिन ऐसे वाले सम उनके नंबर 6 और नंबर 7 पर स्टार्ट होते थे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो पिछले साल की बुक नहीं रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जो ये साल के नोट्स मैंने आप लोग को दिए हैं वो नोट्स यूज करना। दूसरी चीज, ये जो सम अभी मैं सॉल्व करूंगा उसके लिए हमें लगेंगे क्वेश्चन। अगर आप बगैर क्वेश्चन के सम को देखोगे, प्रॉब्लम ये होगा कि सम तो सॉल्व हो जाएगा, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको वहां कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा वैसे वैसे क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। मैंने आप सबको बोला है कि नोट्स कलेक्ट कर लेने के लिए। ठीक है, जिसके पास कुछ दिक्कत आ रही है जैसे कि वो घर से नहीं निकल सकता या कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं कुछ दूसरा अल्टरनेटिव देखता हूँ कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं पे मार्क करने की ज़रूरत पड़ जाती है, एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम लोग फ्यूचर में सम सॉल्व करते हैं तो अपने को क्लिक होता है, अच्छा वो टाइम पे ये ऐसा हुआ था। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक हार्ड कॉपी कलेक्ट नहीं की है वो लोग हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लें। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, दूसरी चीज मैं फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। अकाउंट की खासियत, अकाउंट के होते हैं दो साइड। पहली वाली साइड को कहा जाता है डेबिट साइड, दूसरी वाली साइड को कहा जाता है क्रेडिट साइड। आप हर इसमें देखोगे ये वाली साइड इज डेबिट, ये वाली साइड इज क्रेडिट। कैश अकाउंट ये वाला साइड डेबिट है, ये वाला साइड क्रेडिट है। गुडविल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होगा, नो डेबिट साइड नो क्रेडिट साइड, ये अकाउंट नहीं है। इसीलिए इसको मैंने अलग से लिखा था कि कोई ये अकाउंट की तरह फंक्शन नहीं करता है, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इसकी जो फर्स्ट साइड होती है या जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं, और जो इसकी राइट हैंड साइड होती है इसको हम लोग असेट बोलते हैं। सब जगह आपको दिखेगा पर्टिकुलर 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 पर्टिकुलर, ये कॉमन है। ये फॉर्मेट है एक लेजर का जो हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था। लेजर की दो साइड है, डेबिट और एक क्रेडिट, लेकिन बैलेंस शीट की जो दो साइड होती है एक को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एसेट। देन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कितना हार्ड है, यहाँ पे दो कॉलम बनाए, यहाँ पे तीन कॉलम बनाए, फिर दो कॉलम बनाए, फिर एक एक ही कॉलम बनाए अमाउंट का, ये कैसे पता चलेगा कि कब कितने कॉलम बनाने हैं। तो बेटा दो कॉलम हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं, जब हमें कोई प्लस माइनस वाला आइटम करना रहता है। प्लस माइनस वाला कोई आइटम रिकॉर्ड करना होता है तो हम लोग दो कॉलम बनाते हैं। इसको कहा जाता है इनर कॉलम, इसको कहा जाता है आउटर कॉलम। अगर कैलकुलेशंस है तो इनर कॉलम में लिखने का, कैलकुलेशन नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखने का। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन को करके उसका फाइनल आंसर आउटर कॉलम में। तो ये जो इनर कॉलम होता है ना, ये हमारा कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है, ये या बोल सकते हो वर्किंग नोट के लिए होता है। मेन कॉलम जो है वो हमारा आउटर कॉलम है हर सम के अंदर। इसी तरह बैलेंस शीट के अंदर भी दो कॉलम नजर आ रहे हैं, तो ये जो इनर कॉलम है दोनों साइड पे, इस इनर कॉलम को कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। आउटर कॉलम के अंदर हम लोग फाइनल अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। फिर तुम लोग बोलोगे सर कैश अकाउंट में तो सिंगल सिंगल ही कॉलम दिख रहा है, तो बेटा जी आप लोग यहाँ पर भी डबल डबल कॉलम बना सकते हो कैश में एंड गुडविल में, लेकिन एज सच हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, तो आप लोग सिंगल सिंगल भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर सिंगल सिंगल नहीं बनाना है, डबल बनाना है तो भी बना सकते हो। बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। सर चलो यहाँ पे डबल, यहाँ डबल, यहाँ भी डबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तीन कॉलम की। बेटा जी ये जो अकाउंट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। ये हर एक कॉलम इंडिविजुअल है, यहाँ पे कोई वर्किंग नोट नहीं है। ये विक्रम का डेबिट साइड है और ये विक्रम का क्रेडिट साइड है। ये प्रज्ञा का डेबिट साइड है, ये प्रज्ञा का क्रेडिट साइड है। ये अवधि का डेबिट साइड है, ये अवधि का क्रेडिट साइड है। अब आप लोग बोलोगे सर ये कौन लोग हैं, तो बेटा जी ये लोग पार्टनर लोग हैं। कौन लोग हैं ये लोग? पार्टनर लोग हैं। अभी जब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा विक्रम एंड प्रज्ञा ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स थे, एंड इन लोगों ने डिसाइड किया अवनी को बिजनेस के अंदर एडमिट करने के लिए। तो हमारे बिजनेस में टोटल 3 पार्टनर होने वाले हैं, तो हमने 3 कॉलम इस तरफ बना लिया है, 3 कॉलम हमने इस तरफ बना लिया है। अगर एडमिशन के बाद हमारे पास 4 पार्टनर होने वाले हैं तो हम लोग 4 कॉलम इधर बनाएंगे, 4 कॉलम इधर बनाएंगे। 5 पार्टनर होने वाले हैं तो 5 कॉलम उधर, 5 कॉलम इधर। कोई लोग सर पकड़ लेंगे, बोलेंगे इतने कॉलम बनाएंगे तो बुक में जगह कहाँ बचेगी। तो बेटा आपको 3 पार्टनर से ज्यादा कोई सम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 3 पार्टनर वाला ही सम पूछेगा। एग्जामिनर को भी पता है कि आपके पास रिसोर्सेस कम है, पेजेस के अंदर बहुत सारे कॉलम नहीं बन सकते हैं, तो मैक्सिमम जो एग्जाम में और जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर सिचुएशन कवर है वो 3 पार्टनर वाले, मतलब 3 पार्टनर के लिए 3 कॉलम इधर, 3 पार्टनर के लिए 3 कॉलम इधर। मैं फिर रिपीट कर दूं, इसमें से कोई भी इनर कॉलम नहीं है, कोई भी आउटर कॉलम नहीं है, सब फेयर है। आप इसको आउटर कॉलम बोल सकते हो लेकिन इनर कॉलम नहीं बोल सकते, सब फेयर है। फाइनल अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात है, बैलेंस शीट की बात है, यहाँ पे जो ये वाला कॉलम दिख रहा है अंदर वाला, इसको हम लोग इनर कॉलम बोलते हैं और ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। आउटर कॉलम के अंदर हम लोग फाइनल अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। किसी को अगर फॉर्मेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना।
कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, आप लोग की मर्जी। अब ये तो हो गया कि ये दिखता कैसे है। अब कहाँ पे क्या चीजें लिखना है, तो डेबिट साइड पे डीआर लिखना है, क्रेडिट साइड पे सीआर लिखना है। कोई बोलेगा सर मैं फुल फॉर्म लिखूं डेबिट DEBIT, तो नहीं, फॉर्मेट ही है कि डेबिट के लिए डीआर लिखा जाए एंड क्रेडिट के लिए सिर्फ सीआर लिखा जाए, ठीक है। अब सम स्टार्ट होने से पहले, सम यहां से शुरू होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन उसके स्टार्ट होने से पहले हमें लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ। ये जो आप हिसाब किताब कर रहे हो ये किसका है, तो हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। अब ये लोग मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पार्टनर्स है, ये कहां मिलेंगे, इनका नाम कहां मिलेगा, तो ये क्वेश्चन में मिलेगा, ये चेंज होता रहेगा। इन द बुक्स ऑफ कॉमन है, पार्टनर्स के नाम हर सम में बदलते रहेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, बाकी सब जगह रुपीस रुपीस के साइन पुट करेंगे, रुपीस 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 रुपीस, खाली पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के नाम लिखना है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो सर ये कौन सी डेट है, 1 अप्रैल 2018, तो ये वो डेट है जिस दिन न्यू पार्टनर को एडमिट किया गया था। ये एडमिशन की डेट है। कई लोग क्या करते हैं कि 31 मार्च लिखते हैं, उनको आदत पड़ गई रहती है, बैलेंस शीट है ना तो 31 मार्च को ही हो सकता है, 1 अप्रैल को नहीं हो सकता है ना बेटा जी। ये पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बैलेंस शीट की डेट कौन सी डालेंगे, हम लोग बैलेंस शीट की डेट वो डालेंगे जिस दिन न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर फाइनल अकाउंट होता तो डेट बट ऑब्वियस 31 मार्च होता, क्योंकि फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, साल खत्म हो गया है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है और देखना है कि हमारे पास क्या असेट लायबिलिटी थी एज ऑन 31 मार्च। लेकिन ये चैप्टर एक स्पेशल कंसिडरेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, एक स्पेशल इवेंट की तरफ ध्यान दे रहा है, और वो इवेंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, जिस डेट पे न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस डेट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। कौन सी डेट को यहाँ पे लिखेंगे, जिस दिन न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट हो रहा है उस डेट को लिखेंगे। अगर आपने कोई और डेट लिख दिया तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। अब दूसरी चीज, ये जो फॉर्मेट की बात हो गई, ये फॉर्मेट के ऊपर मार्क्स नहीं है एज सच, लेकिन अगर फॉर्मेट में कहीं गड़बड़ हुई तो मार्क्स कट जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे ये क्या बात हो गई, तो ये एग्जैक्टली 11th स्टैंडर्ड में जैसे जर्नल एंट्री का नरेशन नहीं लिखने पे मार्क्स कट जाते थे और लिखने पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते थे, सेम सिनेरियो। फॉर्मेट बनाओगे सही से तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्मेट में गड़बड़ कर देते हो, पूरा सम सही है, सब कुछ टैली हुआ, लेकिन फॉर्मेट में एक दो जगह गड़बड़ होने की वजह से आधा मार्क्स से 1 मार्क्स आपका कट सकता है। तो सबसे पहले सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक बार फॉर्मेट रेडी हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग सम को हाथ लगाएंगे, ठीक। मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी करके रखा है, मैंने इसकी एक इमेज क्लिक करके रखी है जो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। सम लिखने से पहले एग्जैक्टली वैसा ही एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना और उसके बाद में वो चीजें लिखना जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। दूसरी चीज, आप लोग जब ये पूरा वीडियो देख लोगे, आपके हाथ में क्वेश्चन होगा, तो बेटर ये होगा कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। कहीं पर अटकोगे तो देख लेना कि उसके साथ क्या हुआ था। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा, दूसरा जब आप खुद से करोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद भी अगर सम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सम में प्रॉब्लम आ सकती है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डाउट्स उनको ही आता है जिनको
कुछ नहीं समझा होता है। अगर आप शर्माओगे तो ये पहला सम है, यहाँ नहीं समझेगा, सेकंड सम में फिर नहीं समझेगा, थर्ड सम में फिर नहीं समझेगा, 10th सम पे पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा ये चैप्टर को ऑप्शन में डाल देना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती नहीं करना। एडमिशन ऑफ पार्टनर काफी स्कोरिंग है, 10 मार्क्स इजीली मिलते हैं, 10 मार्क्स इजीली मिलते हैं। जब हम लोग देखेंगे सम कैसे सॉल्व होता है आपको खुद फील होगा नहीं भाई बहुत इजी सम है, इसके अंदर 10 मार्क्स तो लाने ही है, कहीं मार्क्स नहीं गंवाना है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट करना और वो डाउट को इसी स्टेज पे क्लियर कर लेना, सेकंड सम स्टार्ट होने से पहले पहले। ठीक है, तो अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है उस नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1। मैं आप लोग के लिए सम एक बार रीड कर देता हूं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना। ठीक है, कान में ईयरफोन लगा के रखना और क्वेश्चन पर नजर रखना। लिखता है, अच्छा दूसरी चीज, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोले हैं कि वो लोग गांव वगैरह में फंस गए हैं, तो उनके लिए उनको मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा हूँ। पीडीएफ फाइल को एक दूसरे मोबाइल में ओपन करना, पैरेलली 2 मोबाइल रखना, एक में वीडियो चालू रहेगी और एक में क्वेश्चन रहेगा। जिनके पास हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी इज द बेस्ट ऑप्शन। जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है वो पीडीएफ फॉर्मेट को दूसरे मोबाइल में चालू कर सकते हैं, या फिर अगर वो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे तो पहले क्वेश्चन को अपने बुक में कॉपी कर लो और उसके बाद में स्टार्ट करना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। अब विक्रम एंड प्रज्ञा को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख दो ओल्ड पार्टनर। क्या लिख दो उसके ऊपर? ओल्ड पार्टनर। ये लोग पुराने पार्टनर हैं। विक्रम एंड प्रज्ञा को अंडरलाइन करेंगे नोट्स के अंदर और उसके जस्ट ऊपर लिख देंगे ओल्ड पार्टनर। आगे उनका प्रॉफिट एंड लॉस का एक रेशियो दिया हुआ है 2:3, वो 2:3 को भी अंडरलाइन करेंगे और उसके ऊपर लिखना OR। OR स्टैंड फॉर ओल्ड रेशियो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जहां पर भी OR लिखेंगे इट रिप्रेजेंट ये हमारा ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड पार्टनर थे तो उनका जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो। आगे देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 2018 है, आपने यहाँ पे 1 अप्रैल क्यों लिख दिया? आप सर देखो अगली लाइन में फिर लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, आपने यहाँ पे 1 अप्रैल क्यों लिखा है? ये प्रॉब्लम बहुत होती है, बच्चे घाई में एग्जाम के अंदर या सम सॉल्व करते टाइम पे वही बैलेंस शीट की डेट नोट कर देते हैं जो यहाँ लिखी हुई है। अब बैलेंस शीट के जस्ट नीचे वाली लाइन पे आओ, जहां पे बैलेंस शीट वाइंड अप हो रही है, मैं वहां पे एक लाइन आपके लिए रीड करना चाहूंगा। दे एग्री टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। एडमिशन किस दिन हुआ है? 1 अप्रैल 2018। तो जिस दिन एडमिशन होता है उस दिन की डेट यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। जिस दिन एडमिशन होता है उस दिन की डेट रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि क्वेश्चन की कोई डेट रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, एडमिशन वाली डेट। अब मैं बैलेंस शीट गो थ्रू कर रहा हूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्रेडिटर दिया हुआ है 1,05,000 कैपिटल, और कुछ लोग बोलेंगे सर कैपिटल के सामने अमाउंट भूल गया लिखना। ना, कैपिटल जो है वो हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, उसके नीचे 2 पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है, विक्रम एंड प्रज्ञा। विक्रम का कैपिटल है 75,000, प्रज्ञा का कैपिटल है 75,000। ठीक है, तो कैपिटल का अमाउंट मिसिंग नहीं है, वो हमारा मेन हेडिंग था और उसके नीचे सब हेडिंग में पार्टनर्स का नाम दिया हुआ और उनके सामने उनका अमाउंट दिया हुआ। ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड। असेट साइड पे चलते हैं। असेट में कैश दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, प्लांट दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है। ठीक है, कैश आपको पता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी समझ में आता है। प्लांट का मतलब यहाँ पे पौधा नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड के अंदर फोकस नहीं किया होगा वो लोग सोच रहे होंगे ये प्लांट मतलब पौधा, गमला जो हम लोग घर के बाहर रखते, हो सकता है फैक्ट्री के अंदर भी पौधे लगाए जाते होंगे, तो ये वो प्लांट नहीं है। यहाँ पे प्लांट का मतलब है
मशीन का एक कंप्लीट सेटअप। आप लोगों ने YouTube के अंदर अगर कोई वीडियोस वगैरह देखा होगा तो कोई प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, सीरीज ऑफ मशीन होता है जहां से प्रोडक्ट पास होकर के जाता है। तो प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट इज बेसिकली मशीन, और वो जो मशीन का कंप्लीट सेटअप है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट। ठीक है, फर्नीचर आपको समझ में आता है। स्टॉक का मतलब होता है हमारे दुकान में या हमारे गोडाउन में जो माल रखा हुआ है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, या बेसिकली जिस कमोडिटी में हम लोग डील करते हैं उस कमोडिटी को हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं। जैसे कि कपड़े वाले के लिए कपड़ा स्टॉक होगा, जूते वाले के लिए जूता स्टॉक होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, ये टीवी, वॉशिंग मशीन, उसके बाद लैपटॉप, ये सारी चीजें उसका स्टॉक होगा। तो स्टॉक बेसिकली क्या होता है? स्टॉक इज दैट कमोडिटी जिस कमोडिटी में बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस जिस कमोडिटी में डील कर रहा है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं माल। ठीक है, दुकान में माल पड़ा हुआ है, ठीक, तो उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर वो होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। ठीक है, जिनसे पैसा लेना होता है। ठीक, अगर मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करूं, प्रैक्टिकल सिनेरियो में, ठीक है, कुछ लोगों को ये डेटर वर्ड एकदम फ्रेश होगा, तो मैं अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करूं तो मुझे आप लोग से फीस लेनी है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोग मेरे डेटर्स हो। ठीक है, तो डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, जिनको ये टर्म पहली बार सुना गया है या जिनको नहीं याद है वो लोग वहां पे लिख ले, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर समय, पहली बार लिख लो तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस के लिए हमेशा काम आ जाएगा। डेटर्स वो जिनसे पैसा लेना है। लायबिलिटी साइड पर एक वर्ड था क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? जिनको पैसा देना है। ठीक है, जिनको पैसा देना है, जैसे कि मैं आपसे फीस लेने वाला हूं तो आप लोग डेटर हो क्योंकि मुझे फीस मिलने वाली है। देन मुझे टीचर्स को सैलरी पे करनी है, तो जहां पे पैसा देना होता है, मुझे पे करना है, देना है, उसको मैं बोलूंगा क्रेडिटर। जहां से लेना है डेटर, कि वो लेना है हमारी प्रॉपर्टी है, जहां पे देना है वो मेरा कर्जा है, लायबिलिटी है, तो उसको मैं बोलूंगा क्रेडिटर। लेना है डेटर, देना है क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन? वो लोग जिनको पैसा देना होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। एंड कैपिटल वर्ड आपको पता है, कैपिटल मतलब बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, जो बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हो गया। अब एडजस्टमेंट आप लोग के लिए मैं रीड कर दे रहा हूं, फिर सम किस तरह स्टार्ट करेंगे वो मैं बता दूंगा, फिलहाल मैं सिर्फ आप लोग के लिए रीड कर रहा हूं। दे एग्रीड टू एडमिट Avani as a partner on 1st April 2018 on the following terms। अब वो लोग अवनी को बिजनेस के अंदर एडमिट करने वाले हैं। विक्रम एंड प्रजनीवा ये पुराने पार्टनर्स, अवनी ये न्यू पार्टनर। आगे चलते हैं। अवनी shall have 1/4 share in the future profit। ये क्या है? ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, जहां पे मैंने बोला था कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा ना, वो पूछेगा मेरे को क्या प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको 1/4 प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसके 4 टुकड़े किए जाएंगे और एक हिस्सा 1/4, एक हिस्सा 4 में से एक हिस्सा वो न्यू पार्टनर को दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे न्यू पार्टनर शेयर। अगर चाहिए तो उस पूरे एडजस्टमेंट के बाजू में जो जगह है वहां पे लिख दो 1/4 को अंडरलाइन करके, 1/4 को अंडरलाइन करके लिख दो न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर। 1/4 को अंडरलाइन करना और लिखना न्यू पार्टनर्स शेयर। सेकेंड लाइन पे चलते हैं। ही शाल ब्रिंग, ब्रिंग वर्ड को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाएगा, किस फॉर्म में लेकर आएगा, तो कैश में लाएगा। ठीक है, he shall bring 37,500 as his capital, 37,500 कैपिटल के नाम पे लेकर के आएगा, एंड 30,000 as his share of goodwill। तो 37,500 और कैपिटल को सर्कल कर लो एंड 30,000 एंड गुडविल को सर्कल कर लो। ये हाईलाइट हो जाएगा कि कैपिटल का अमाउंट 37,500 है और गुडविल का अमाउंट 30,000 है। दो अमाउंट है, एक ही एडजस्टमेंट में दो बातें कर दी है। वो जो जर्नल एंट्री हमने कल सीखा था ना, वो इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग वो जर्नल एंट्रीज को यूज करेंगे। आगे
लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, इसके साथ क्या करना है वी विल सी, एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू को गिराना, असेट की जो वैल्यू दिन ब दिन गिरती है बाय यूज, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है, बाय वेयर एंड टेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, ठीक है, आप उसको यूज करोगे, टाइम के साथ साथ वो मोबाइल आउटडेटेड हो जाएगा और उसकी वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी, या फिर बार बार यूज करने की वजह से वो कभी गिरेगा, कभी जेब में रखे रखे स्क्रैच आ जाएगा चाबियों का, कभी कुछ हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ यूज वेयर एंड टेयर होगा असेट के ऊपर, जिससे उसकी वैल्यू फिर गिर जाएगी। तो ये जो असेट की वैल्यू गिरती है अकाउंटिंग टर्म्स में, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डेप्रिसिएशन। असेट की वैल्यू में जो गिरावट होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं। Provision for bad and doubtful debts is to be maintained at 5% on sundry debtors। ये भी देख लेंगे क्या चीज है। Stock is to be valued at 82,500 और स्टॉक की वैल्यू 82,500 करने वाला है। नेक्स्ट लाइन को स्किप करना, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट होगा। उसके नीचे आप देखोगे तो बोल्ड में लिखा हुआ है क्या क्या प्रिपेयर करना है। लिखता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉब्लम, बच्चे ना सम यहाँ से शुरू करते हैं पहली लाइन से, और पहली लाइन पढ़े बगैर वो पहले ये पूरा फॉर्मेट रेडी कर देते हैं और फुल जोश और खरोश के साथ वो सम सॉल्व कर देते हैं। लास्ट लाइन पे जब वो लोग आते हैं तो उनको पता चलता है अरे यार जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना था, पूरा टाइम तकरीबन 20 से 25 मिनट और कुछ लोगों को आधा घंटा लगता है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहला काम बीके के अंदर क्या करना है, आप ऊपर से नीचे तक हर एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड कर लेंगे। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। आप लोग बोलोगे सर आप तो इतने टाइम से रीड कर रहे हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए टाइम लग रहा है। आप लोग जब खुद ये सम गो थ्रू करोगे ना, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, वो 2 मिनट्स आपके 25 मिनट को बचाएंगे। तो आप कुछ भी करने से पहले लास्ट लाइन रीड करना और पूरा सम गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब आप लोग बोलोगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो आपने बताया नहीं, ये कहां से आ गया? तो ये जो देख रहे हो ना रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम है। क्वेश्चन में हमेशा वर्ड यूज करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 99% ऑफ द केस यही नाम यूज करेगा। आपकी नसीब अच्छी रही तो फैमिलियर वर्ड यूज करेगा रिवैल्यूएशन, लेकिन आप उसको रिवैल्यूएशन ही मानना, रिवैल्यूएशन ही समझना और रिवैल्यूएशन ही बनाना। अगर मान लो कोई बच्चा रिवैल्यूएशन की जगह पे यहाँ पे लिख दे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्या सम गलत हो जाएगा? क्या मार्क्स कट जाएंगे? तो मार्क्स नहीं कटेंगे। आप रिवैल्यूएशन लिखना चाहते हो आप रिवैल्यूएशन लिखो, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना चाहते हो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, मार्क्स नहीं कटेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब सम का फ्लो किस तरह चलेगा, पहले हम क्या करेंगे? तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। अपने सामने कितने एडजस्टमेंट दिख रहे हैं? अपने सामने दिख रहे हैं टोटल 6 एडजस्टमेंट। हम पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, बाद में बैलेंस शीट की पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद में सम को टैली करेंगे। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सम का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? क्वेश्चन सामने होता है और उनको पता नहीं चलता स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आई रिपीट, हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एडजस्टमेंट में। अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में हम लोग पहले पोस्टिंग करते थे, बाद में एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पे हम लोग उल्टा करने वाले हैं। हम यहाँ पे पहले करेंगे एडजस्टमेंट, उसके बाद में हम लोग करेंगे पोस्टिंग और लास्ट में हम लोग करेंगे टैली। याद रहेगा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट के पास चलते हैं। वो पहली लाइन जो है दे एग्रीड टू एडमिट अवनी, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो बता रहा है कि अवनी को किस डेट पे एज अ पार्टनर एडमिट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 पर आ जाते हैं। अवनी शाल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सबसे पहली चीज, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 1, 2, 3 या 4?
एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। कितने इफेक्ट होंगे? दो। क्यों दो? तो कल ही शायद हमने बात किया था कि हम जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, या जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग सिस्टम का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। दो एस्पेक्ट मतलब उसके दो इफेक्ट होंगे। कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट। अब वो जो पहला वाला एडजस्टमेंट है जहां पे लिखा हुआ है कि अवनी शैल बी इंट्रोड्यूस या शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी। क्यों एडजस्टमेंट नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये क्या बात हो गई, पॉइंट नंबर 1 लिखा और आप उसको बोल रहे हैं एडजस्टमेंट नहीं है। तो हाँ, एडजस्टमेंट होने का सबसे बेसिक क्राइटेरिया, इट शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू होना चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू। कुछ अमाउंट तो हो रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने रुपीस के कॉलम बना के रखे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही चीजें रिकॉर्ड होती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। अगर कोई एडजस्टमेंट में कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर कोई एडजस्टमेंट में कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो एक इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? वो एक इंफॉर्मेशन। तो एडजस्टमेंट के एंड में जाकर के ब्रैकेट बना करके लिख दो इंफॉर्मेशन। कोई बोलेगा सर ये क्या हमें बेवकूफ बना रहा है? तो हाँ, ये आपको कंफ्यूज करा रहा है। कुछ लोग अपना सर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं इसको कहाँ रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, देयर इज नो मॉनेटरी वैल्यू। और जब तक कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी हम उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब हम उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है, हम लोग इसको आगे देखेंगे कि कहां पे इस्तेमाल होगा, लेकिन फिलहाल इसको कुछ नहीं करना है। आपको एडजस्टमेंट के कोने में एक ब्रैकेट पुट करना है और वहां पे आप लिख दोगे कि इंफॉर्मेशन या इन्फो वर्ड करके लिख दो, INFO, इन्फो या इंफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे चलेंगे। लिखता है ही शाल ब्रिंग। ही कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ही अवनी। ये सारे एडजस्टमेंट जो शुरुआत के हैं ये अवनी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। ही शाल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। बस इस पार्ट को एक ब्रैकेट में पुट कर दो। He shall bring 37,500 as capital, ब्रैकेट में पुट कर दो। ये हमारा एक एडजस्टमेंट हो गया जहां पे वो बोलना चाह रहा है कि न्यू पार्टनर अपने साथ 37,000 रुपीज लेकर के आया। इसकी जर्नल एंट्री आप लोग बोलेंगे, होप आपने जर्नल एंट्री रिवाइज किया होगा। जर्नल एंट्री, अगर न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी? कोई बोल सकता है? जर्नल एंट्री अगर किसी ने शायद रिवाइज नहीं किया होगा तो हो सकता है वो पीछे पलटा करके देख रहा होगा, ठीक है। मुझे पता है फर्स्ट डे है या आपने सोचा होगा छोड़ो ना यार कौन याद करता है, तो मैंने कल ही बहुत बार इस बात पे एम्फेसिस किया था कि ये 3 जर्नल एंट्रीज ऐसी एंट्रीज है जो आप